we have read about enlightened citizens. If you remember. Yes. Enlightened citizens means प्रबुद्ध नागरिक. Enlightened citizens means प्रबुद्ध नागरिक. Democracy elements and functions. Just wait. Democracy elements and functions. डेमोक्रेसी लोकतंत्र, एलिमेंट्स तत्व एंड फंक्शंस कार्य. तो लोकतंत्र उसके तत्व यानी कि क्या क्या आते हैं उसमें, एंड फंक्शंस यानी कि कार्य. वो फंक्शन ही लिखा है, आप जो उसके भावनाओं को समझिए. जस्ट डोंट केयर अबाउट सिंगल लेटर. ओके. इनलाइटनेड सिटीजन्स मीन्स प्रबुद्ध नागरिक. इसके विषय में हमने पढ़ा भी था. तो जैसे प्रबुद्ध नागरिक से कहने का मतलब, इन अ डेमोक्रेसी चेंजेज आर ब्रॉट अबाउट द कलेक्टिव विल ऑफ द पीपुल एंड नॉट बाय द यूज ऑफ फोर्स. लोकतंत्र में परिवर्तन जो है वो आता है लोगों के समग्र या एकत्रित इच्छा के द्वारा. कलेक्टिव विल, नॉट बाय फोर्स. यानी कि बल का इस्तेमाल करके समाज में या लोकतंत्र में कोई परिवर्तन नहीं लाया सकता. लोगों की इच्छा किस प्रकार की है, लोकतंत्र में परिवर्तन उस प्रकार से आता है. आ रही बात समझ में? तो लोकतंत्र में बेहतर परिवर्तन हो पाए. आ रही बात समझ में? इफ वी एक्सपेक्टेड दैट द चेंजेज इन द लोकतंत्र is better, then it will come through the collective will of the people. यानी कि अगर लोकतंत्र में बेहतर परिवर्तन की हम उम्मीद करते हैं तो वह बेहतर परिवर्तन लोगों के एकत्रित यानी कि समग्र इच्छा शक्ति के द्वारा ही आएगा. तो अगर देश के नागरिक प्रबुद्ध हैं, ज्ञान रखते हैं, तो वो कुछ विशेष परिवर्तन कर सकते हैं. लुक स्ट्रेट एंड सिट स्ट्रेट. सीधे बैठिए, सीधे बैठिए. गॉट इट? अगर हम अपने देश के विषय में सोचते हैं कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, न कि खुद के विषय में, तो हम देश के लिए अच्छा कर सकते हैं. जैसे केवल हमारे दिमाग में ये चल रहा हो कि हम कैसे आगे जाएं. जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बच्चे मतलब ऐसे आपसे थोड़ा बड़े बच्चे, जो ये समझ रहे हैं कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए आगे जाकर. तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके दिमाग में टारगेट होता है कि हमको अच्छी पढ़ाई यहाँ से करने के बाद सीधे विदेश चले जाना है. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान. आ रही बात समझ में? बिकॉज ऑफ गुड पैकेज, बढ़िया पैकेज की वजह से, कि हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ हमको सैलरी ज़्यादा मिलेगी. लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम कुछ बेहतर ज्ञान प्राप्त करके पढ़कर अपने देश के लिए काम करेंगे. वी विल वर्क और आई विल वर्क फॉर आवर कंट्री. आ रही बात समझ में? तो इन कंट्रीज हैविंग लार्ज पॉपुलेशंस पीपुल कैन नॉट डायरेक्टली गवर्न देमसेल्व्स. ऐसे देश जहां पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ अब ऐसा नहीं है कि जनता सीधे सरकार बन जाएगी या जनता सीधे शासन करना शुरू कर देगी डायरेक्टली. ऐसा नहीं है. जनता यानी कि पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा शासन करवाने का काम करेगी. और डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र में
यही तो सबसे बेहतर बात है कि पब्लिक अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, यानी कि पीपुल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स मेक गवर्नमेंट। पब्लिक प्रतिनिधियों को चुनती है और वे प्रतिनिधि जो है सरकार बनाते हैं, और सरकार देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। हमने पढ़ा था साउंड पब्लिक ओपिनियन, ठोस जनमत। साउंड पब्लिक ओपिनियन का मतलब क्या है? वेरी गुड, कम से कम इतना याद है, ये अच्छी बात है। फिर हमने पढ़ा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। वी हैव रीड अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स, बोलिए बोलिए, टेल मी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इट मीन्स द सिटीजन ऑफ इंडिया who have completed the age of 18, the citizen of India who have completed the age of 18 can cast their vote। भारतवर्ष का वह नागरिक जिसकी उम्र 18 साल पूरी हो गई है, वह व्यक्ति वोट कर सकता है। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। बात समझ में आ रही है? इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, देन यू विल आंसर दैट द सिटीजन ऑफ इंडिया who have completed the age of 18 can cast their vote। यानी कि भारतवर्ष का वह नागरिक जिसका उम्र, या भारतवर्ष के वे नागरिक जिनका उम्र 18 साल पूरा हो गया है, वे लोग वोट कर सकते हैं। इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एंड जस्ट listen the advantage of universal adult franchisee। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का लाभ क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज अ सिंबल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार राजनीतिक समानता का प्रतीक है। क्या है? एडवांटेज ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये पढ़े हैं ना, इसे शॉर्ट में आगे बढ़ना है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, एडवांटेज ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार जो है राष्ट्रीय समानता, यानी कि सॉरी पॉलिटिकल इक्वालिटी बोले तो राजनीतिक समानता का प्रतीक है। राजनीतिक समानता का प्रतीक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एंड ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सिंबलाइज्ड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। किसी देश में अगर सच्चा या वास्तविक लोकतंत्र है तो वो तभी सिद्ध होगा जब वहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी चल रहा हो, यानी कि उसको लागू किया गया हो। ये एडवांटेज हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के। एंड लास्ट वन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एट्रीब्यूट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टू द गवर्नमेंट। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है सरकार को, यानी कि सरकार को जो है उसके प्रति उत्तरदायी होना है और उसके प्रति जवाबदेह सरकार होता है, यानी कि सरकार को जवाबदेह होना होता है। इट मीन्स, जैसे देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की आवश्यकता क्या है? वाई वी नीड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? जस्ट लुक एट द येलो बॉक्स, डू यू नो पोर्शन दिखा? हाँ,
Women were not always allowed to vote. They won this right after years of protest and fight for the movement of suffrage that started in the mid 19th century. The women of New Zealand were granted this right in 1893, whereas in USA this right came to them in 1920. In Switzerland women have voting only since 1971. देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि सबको वोट करने का अधिकार पहले नहीं था। बात समझ में आ रही है? यहां तक कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया, बहुत लड़ाई लड़ा, तब उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला 1893 में। कब मिला? ध्यान दीजिए, 1893 1893 में। एंड इन यूएसए इट केम टू देम इन 1920। अमेरिका में 1920 में मिला, जबकि अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा विकसित राष्ट्र है और सबसे पावरफुल माना जाता है, सबसे समृद्ध भी माना जाता है, लेकिन वहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, 1920 में। अभी इससे भी ज़्यादा देखिए, स्विट्जरलैंड 1971। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला 1971 में, 1971, 1971। जबकि स्विट्जरलैंड भी दुनिया के समृद्ध देशों में से एक है। आ रही बात समझ में? तो इसलिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की जरूरत होती है, और एक लोकतांत्रिक देश में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होना ही चाहिए, तभी तो लोकतंत्र माना जाएगा। जैसे लोकतंत्र का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन, लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन। तो लोकतंत्र का मतलब क्या? जनता का शासन। तो अगर जनता का शासन है तो जनता को वोट देने का ही अधिकार नहीं रहेगा, तो काहे का शासन? किस बात का शासन है ना? बोलिए। एंड नाउ इलेक्शंस। इलेक्शंस यानी कि चुनाव। इलेक्शंस यानी कि चुनाव। इन अ डेमोक्रेसी द सुप्रीम पावर रेस्ट्स विद द पीपुल। They have the choice of deciding either directly or indirectly who can be their representatives. लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति, सुप्रीम पावर जो है, पब्लिक के पास है। किसके पास है? पब्लिक, जनता के पास, लोगों के पास है। जनता को निर्णय लेने का अधिकार है, चुनने का अधिकार है, अपने चॉइस से डिसाइड कर सकते हैं कि हमको किनको चुनना है। अब वो चुनाव अब डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से। दिस इज डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। और ये सब होता है इलेक्शन की प्रक्रिया से। कैसे होता है? इलेक्शन की प्रक्रिया से। इलेक्शन मीन्स चुनाव। इलेक्शन दस इज अ प्रोसीजर थ्रू विच पीपुल कैन इलेक्ट बाय वोटिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर रनिंग द गवर्नमेंट। इलेक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच पीपुल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी कि चुनाव एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं वोट देकर। कैसे चुनते हैं? वोट देकर। यू हैव सीन दैट इन द इलेक्शंस मेनी कैंडिडेट्स
comes, many candidate come to the public या people, बहुत सारे कैंडिडेट जो है जनता के पास जाते हैं। इलेक्शन के टाइम में आपने देखा होगा, आप देख चुके हैं कि जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे होते हैं वे लोग पब्लिक के पास जाते हैं और पब्लिक के पास जाकर अपनी अच्छाइयों को बताते हुए ऐसा ये कहिए कि निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट कि वोट हमको दीजिए, होता है ना। इलेक्शंस इन इंडिया, इलेक्शंस इन इंडिया, भारत में चुनाव, यानी कि हमारे देश में इलेक्शन कैसे होता है। इन इंडिया इलेक्शंस टू द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स आर हेल्ड एट लीस्ट वंस एवरी 5 years। कह रहे हैं कि हमारे देश में केंद्रीय या राज्य स्तर पर जो व्यवस्थापिका है लेजिस्लेचर, उसका चुनाव हर 5 साल में होता है। आ रही बात समझ में? यानी कि हमारे यहाँ सरकारों का चुनाव जो है हर 5 साल में एक बार होता है। यानी कि एक बार चुनाव हुआ तो स्टेट में चीफ मिनिस्टर बने तो चीफ मिनिस्टर साहब 5 years तक, हाउ मेनी टाइम्स, 5 years, यानी कि 5 साल तक चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ है सेंट्रल लेवल पर, तो प्राइम मिनिस्टर जो भी होंगे 5 years के लिए, यानी कि 5 साल के लिए। आफ्टर 5 years फिर से इलेक्शन होंगे। The task of holding elections in the country is entrusted to an independent body called the Election Commission। अब यह जो टास्क है इलेक्शन वाला, यानी कि चुनाव का जो कार्य है, यह पूरा कराया जाता है एक स्वतंत्र संस्था के द्वारा, इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा, यानी कि एक स्वतंत्र, एक समझिए कि इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। क्या बोलते हैं? इलेक्शन कमीशन। तो एक स्वतंत्र संस्था के द्वारा पूरे देश में चुनाव कराया जाता है। अब इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं है कि कोई भी सरकार ये कहेगा कि मतलब ऐसा करिए वैसा करिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है और वह अपने हिसाब से काम करता है। तो देश में चुनाव कराने का जो जिम्मा दिया गया है, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी जो सौंपी गई है, वो इलेक्शन कमीशन को सौंपी गई है। किसको सौंपी गई है? तो चुनाव कराने का काम कौन करता है? कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। The head of the election commission is the chief election commissioner who is appointed by the president। इलेक्शन कमीशन का जो हेड होता है उनको कहते हैं इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्या कहते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त। बात समझ में आ रही है? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इलेक्शन कराने की। उस इलेक्शन कमीशन के जो हेड हैं उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, जिनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। बात समझ में आ रहा है? His task is to conduct elections in the country in a free and fair manner। So, the task of the chief election commissioner is to conduct election in a free and fair manner। यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त का ये काम है कि वह देश में बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से और अच्छे तरीके से चुनाव कराएं।
जिसमें किसी को ये फील ना हो कि चुनाव में कोई धांधली हुई है। धांधली से मतलब ये कि कुछ गड़बड़ी की गई हो। तो ये काम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है, मुख्य चुनाव आयुक्त, कि जहां भी इलेक्शन होना है, चुनाव होना है, बिल्कुल स्वतंत्रता के साथ अच्छे तरीके से चुनाव हो वहां। ओके, दैट्स इट।